हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर उत्तम पटेल, चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम, और इस पे अभी तक हम शुरू के क्लास 11th के 4-5 चैप्टर कवर कर चुका हूँ विथ न्यूमेरिकल्स। सबसे अलग बात क्या है कि हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं, हम क्वेश्चंस कराते हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं या जो ट्रिकी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको और कोई क्वेश्चन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो सफिशिएंट है कि आप नीट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा रहा था। उसमें न्यूटन्स के लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, लॉ को बता दिया। फिर उसमें से एक चीज़ निकल के आई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होता है फोर्स। तो फर्स्ट लॉ में न्यूटन्स ने बताया कि कुछ होती है, फोर्स नाम की कोई चीज़ होती है जो किसी के स्टेट को चेंज करती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मोशन चेंज करे, या रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाए, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाए, या मोशन में है वेलोसिटी कुछ और है तो उसको कुछ और कर दे। ये सब करने के लिए उसको वहाँ पे एक फोर्स का होना ज़रूरी है। एक फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर वहाँ पे काम करेगा जिसको फोर्स बोलते हैं। और फोर्स हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, जिसको एम dv/dt भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ये एक तरह से क्या हुआ, रेट इन चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू dp/dt से ही m इंटू ए डिराइव हुआ है। तो इतना आपको, फिर मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है, फोर्स जो NLM में जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए 3-4 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक तो एक्शन रिएक्शन का फोर्स मैं बताया था। एक्शन रिएक्शन का फोर्स क्या है, वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक्शन किसी पे लगेगा तो रिएक्शन किसी और पे लगेगा। वो एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। रिएक्शन फोर्स मैंने, जैसे कोई ऐसे रखी हुई है, इस पर भी ये बॉडी रखी हो तो रिएक्शन फोर्स जो लगेगा, रिएक्शन ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। इस सरफेस पर रखे हुए तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और आपको पता है कि रस्सी और पुली, मैंने चरखी और उसकी बात बताया था कि रस्सी, तो रस्सी हमेशा, अगर रस्सी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो रस्सी जो है, जो वायर है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, ये हमेशा मासलेस माना जाता है। मासलेस का मतलब है इसका कोई ना तो मास होता है और उससे क्या हो, नॉन स्ट्रेचेबल होता है। नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है बेटा, स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, मासलेस और नॉन स्ट्रेचेबल होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, पुली जो है, ये पुलिस जो होती हैं, ये भी जो NLM में जितने आते हैं तो उस पर जो है, ये भी क्या रहेगी, पुलिस मासलेस रहेगी। मासलेस और नॉन फ्रिक्शन नहीं रहेगा इस पर। ठीक है, ना तो इस पे मास होगा ना तो इस पे फ्रिक्शन होगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी, मान लो कोई रस्सी ऐसे है, फिर इधर एक पुली है, ठीक है, ये पुली है, ये पुली है, तो क्या होगा बेटा कि रस्सी अगर सेम है, ठीक है, रस्सी अगर सेम है, M1 M2, ये अलग अलग पुली हैं, तो रस्सी जो है, रस्सी सेम है, ये स्ट्रेच नहीं करेगी। तो रस्सी में जो भी टेंशन होगा, तनाव होगा, अगर सिंगल रस्सी है तो कहीं भी उसमें जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो सेम रहेगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आप जानते रहोगे तो सवाल लगाने में ईजी होगा। NLM के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये सब डिसाइड करते हैं। तो मास, इसमें ना कोई मास है, ना यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है, रस्सी सेम है, वो खिंचती भी नहीं है, सिर्फ जो है स्ट्रेच नहीं होता है, उसका कोई मास नहीं होता है। रस्सी में टेंशन जहाँ भी होगा, हर जगह रस्सी में टेंशन सेम होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म टेंशन। अगर एक रस्सी है तो कितनी भी लंबी खींच दो, उसमें जो टेंशन होगा, टेंशन फोर्स हर जगह सेम रहेगा। ये चीज़ें रिएक्शन के लिए मैंने बताया बेटा कि रिएक्शन चाहे जहाँ पे हो, इस सरफेस पे एक रख दिया हो बॉडी, ठीक है, तो mg हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा जो इसका वेट होगा, लेकिन रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। फोर्स का मैंने बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, या इसको क्या लिख सकते हैं, m dv/dt, और m dv को क्या लिख सकते हो, इसको dp लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, dp/dt। ये होता है फोर्स का डायरेक्शन मोमेंटम के डायरेक्शन के। तो ये जो है
फोर्स जो है dp/dt होता है। ओके बेटा, तो हम यहाँ से अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया एक्सेलरेशन का। मैंने बताया था लास्ट उसमें, कोई रॉकेट जैसे लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं बेटा, तो यहाँ से प्रोपेलेंट जो फ्यूल निकलता है बहुत तेज़ी से निकलता है इसका। अब जैसे जो रॉकेट पे फोर्स लगेगा, रॉकेट पे कोई अपथ्रस्ट फोर्स बोले तो वैसे क्या होगा, एम ए होगा। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से वो निकलता है। तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन दिया रहे या जो गैस निकल रही है उसकी वेलोसिटी अगर दिया है, इसकी वेलोसिटी दिया है और किस रेट से निकल रहा है मास, मान लीजिए जो निकल रहा है dm/dt, मतलब वो बोले कि मान लो 1000 kg एक सेकंड में निकल रहा है तो मास का रेट हो गया। तो इसको ma को हम क्या लिख सकते हैं, m, ठीक है, a क्या है dv/dt। अब यहाँ पे ये है कि ये m, ये रॉकेट का जो वेट है, उस टाइम पे जो रॉकेट का वेट है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या है कि अगर हम टोटल वेट अगर ये कांस्टेंट है तो हम वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे रॉकेट के उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हो जाता है एक्सेलरेशन हमको नहीं पता होता है, तो m dv/dt जैसे होता है तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी तो यहाँ पे जो भी है इनिशियल वेलोसिटी वो दे देगा। अब थ्रस्ट वेलोसिटी मान लीजिए कुछ दिया है 1000 मीटर पर सेकेंड इस तरह का वेलोसिटी है, और रेट ऑफ एक्सपल्सन जो यहाँ से निकल रहा है वो बोल दे कि 1000 kg पर सेकेंड में निकल रहा है। तो इसको फार्मूला हम ऐसे कर देते हैं कि v dm/dt। ठीक है, तो ये फोर्स लगता है रॉकेट पे, जो प्रोपल्सन फोर्स लगेगा जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा v dm/dt। v क्या है, वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, जो निकल रहा है फ्यूल। dm/dt क्या है, जो मास, जो उतना भार वहाँ से गिर रहा है वो है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है। अब जैसे रॉकेट, अब जनरली जो मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला तो हो जाता है F = m v dm/dt माइनस mg। ठीक है, उस टाइम पे जो वेट रहेगा, क्योंकि इस पे दो फोर्स काम करेंगे, एक तो ये प्रोपल्सन की वजह से इधर रिएक्शन काम करेगा, लेकिन इसका mg भार नीचे की तरफ, mg ये कैपिटल वाला mg है, मतलब इसका जो वेट है वो mg, इसमें से माइनस इसमें करोगे तो जो नेट फोर्स आएगा वो। लेकिन यहाँ अगर g बराबर नेग्लिजिबल दे दे, क्योंकि इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होती है कि g जो है, g की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, तो इसलिए हम शॉर्ट में F = v dm/dt लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फोर्स जो है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन, ये भी आपको याद रहे, वेलोसिटी इधर जा रही है। ठीक है, मास इधर नीचे जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर। इसमें हम फार्मूले में हमेशा क्या लिख देते हैं, F = -v dm/dt माइनस mg। अगर g नेग्लिजिबल हो गया तो तब फार्मूला क्या होगा, माइनस v dm/dt। ठीक है, ये मेन फोर्स हो गया। अब थ्रस्ट फोर्स जो रॉकेट पे लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बताया था, जैसे ऐसे है, कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, m मास का रखा हुआ है। अब इधर से मान लीजिए ऐसे एक पुली है, ठीक है, इधर ऐसे लटका हुआ है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, रस्सी लगी हुई है, ये m है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो हमको अब रस्सी में टेंशन जैसे निकालना हुआ, तो इसमें जो भी देखो टेंशन जो यहाँ पे रहेगा वहीं टेंशन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि रस्सी मैंने क्या बताया था, सेम रस्सी है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा। रस्सी में कोई मास, रस्सी का कोई मास नहीं है, पुली मासलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि रस्सी का मास इतना है या पुली मासलेस नहीं है, पुली का भी कोई द्रव्यमान है, कोई वो है, तब तक आप उसको यही मान के चलोगे कि उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये रस्सी जो है स्ट्रेच नहीं हो सकती, फैलती नहीं है, और रस्सी का भी कोई मास नहीं है। तो ये टेंशन हर जगह। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हुआ तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे बेटा, और मैंने बताया है हर चीज़ पे एक्शन का रिएक्शन होता है। अब जैसे इस ब्लॉक पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा, और एक्चुअली ब्लॉक भी इसको, इस रस्सी को इधर की तरफ खींच रही होगी। ठीक है बेटा, तो ये फोर्स दिखाने का तरीका है, ब्लॉक को ये रस्सी टी टेंशन से खींच रही होगी, ठीक है, तो ये ब्लॉक भी तो रस्सी को खींच रही होगी, ये चीज़। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो जैसे ये इस बॉडी की बात करें तो इस बॉडी पर एक तो ये इसका भार लगेगा mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। टेंशन किधर लग रहा है, ये लग रहा है T। एक मैंने चीज़ और बताई, ये रिएक्शन हमेशा सरफेस, अब ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो है रिएक्शन लगेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं, 1 2 3। अब तीनों फोर्सेज का जो नेट
आप निकाल लोगे। नेट मतलब तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट जो निकालो। अगर 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, 3 वेक्टर, आप नहीं निकाल सकते क्या? इसी तरह इसका है, इसका क्या होगा, किसी सरफेस पे तो है नहीं, तो इसमें बेटा एक टेंशन ये है ऊपर की तरफ, एक इसका भार है mg नीचे की तरफ, 2 ही फोर्स हैं, 2 फोर्स का इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है। तीसरी चीज़ क्या है, मैंने बताया था सिस्टम। सिस्टम मैंने बताया नहीं था, अभी बता रहा हूँ। सिस्टम किसे कहते हैं? ये फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। सिस्टम क्या होता है? जैसे आप बस में बैठे हो, बस के अंदर बैठे हो बेटा, अब बस जा रही है, तो बस और इसके अंदर जितने लोग हैं, मान लीजिए 50-100 लोग हैं, ये दोनों को, बस को और इन सबको मिला के क्या बोल दीजिए, सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर आप हो, ये एज ए होल उसको एक मास मान लेते हैं। इनका कुछ भी मोशन, अब जैसे बस की वेलोसिटी अगर v होगी तो आपकी भी वेलोसिटी v ही होगी, क्योंकि आप उसके अंदर हैं। ये पूरा क्या हो गया, सिस्टम बोलते हैं। तो कोई चीज़ जो किसी के अंदर है, जो किसी के उसमें है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सिस्टम। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप बस के अंदर बैठे और एक आदमी इधर साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, तो ये इसका हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि वो रोड पे बाहर है, तो वो सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि ये पता लगा इसकी स्पीड कुछ और है, इसकी स्पीड कुछ और है, तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आप जो है, अब जैसे कोई केज है, पिंजरा है, पिंजरे के अंदर कोई बर्ड्स है, बर्ड्स बैठा हुआ है, पैरट यहाँ पे है। ठीक है, तो पिंजरा को अगर गिराएंगे, उठाएंगे, लेकर जाएंगे, तो जो भी होगा, तो मतलब ये है कि ये इसके अंदर आ गया, तो ये एज ए सिस्टम हो गया। तो सिस्टम के अंदर कोई चीज़ है तो आप उसको एज ए सिस्टम, जहाँ ज़रूरत है उसको पूरा एक मास मान के उसका फोर्स और वो सब निकालोगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो उसके अंदर भी अलग अलग करके निकाल सकते हैं, अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आ जाता है, फ्रेम। वो मैं आपको बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूरी जानना हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मान लीजिए ये रोड पे बस जा रही है, ठीक है, बस जा रही है, तो बस की स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, जो भी, ठीक है, एक्सेलेरेशन मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है। ओके बेटा, स्पीड है, एक्सेलेरेशन है, तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके एक्सेलेरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो यहाँ पे, तो ये जो है, ये जो दिखेगा हमें वो रियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये बस कुछ देर में निकल जाएगी, आगे चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलेरेशन भी पता है, इतनी वेलोसिटी इतनी एक्सेलेरेशन है, तभी तो कुछ देर बाद इधर चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये होता है। तो आप ये ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब ये जो है एक तरह से रियल वैल्यू देता है, एक तरह से क्या देगा, रियल वैल्यूज बताएगा। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम के बाहर हैं, क्योंकि आप आउटसाइड सिस्टम है, सिस्टम। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि आप सिस्टम से बाहर होके कोई भी जिसका मोशन आपको डिस्क्राइब करना है, जिसको देखना है, तो उसको आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, सिस्टम के बाहर। सिस्टम आपको समझ में आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं, नॉन सिस्टम के बाहर हैं आप बेटा, तो ये इनर्शियल फ्रेम हुआ। मैं थोड़ा, ठीक है, सिस्टम के बाहर आप यहाँ से, तो ये रियल वैल्यू, इसलिए मैं यहाँ पे देखो इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि बस जा रही है आपकी ऐसे, और आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं इसका एक्सेलरेशन जो भी है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जो भी है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है यहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हो ज़मीन पर से, तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या बताता है, आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, आउटसाइड ऑफ सिस्टम,
आप कहाँ से हो, जो ऑब्जर्वर होगा, जो ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, ये कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ सिस्टम होगा, और ये रियल वैल्यू बताएगी, रियल वैल्यूज, ये कैसे बताएगी, रियल वैल्यूज। इसका एक्चुअल में असली एक्सेलरेशन क्या है, यही है, ठीक है, असली एक्सेलरेशन क्या है, यही है। वेलोसिटी भी जो है इसकी, जो है मान लो v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी भी इसका ये रहेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है बेटा, अब मान लो आप बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, बस के अंदर बैठे हो सीट पे, बस ए एक्सेलरेशन से जा रही है, बस क्या है, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। तो बस ए एक्सेलरेशन से जा रही है, लेकिन आप बैठे हो तो बस तो 10 सेकंड बाद कहाँ चली गई, अभी यहाँ पे थी, यहाँ से इधर बहुत दूर आ गई, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको तो अभी भी लगेगा कि बस तो रुकी हुई है, बस क्या है, रुकी हुई है, बस क्या है, रुकी हुई है। आपको तो लगेगा बस तो कहीं गई ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं बैठा था वैसे अभी भी बैठा हूँ। तो आपको क्या लगेगा, आप कहाँ आ गए, आप सिस्टम में आ गए, सिस्टम में आ गए, सिस्टम में, इनसाइड, इनसाइड सिस्टम, ठीक है, इनसाइड सिस्टम। दूसरा आपको क्या, रियल वैल्यू यहाँ अपरेंट वैल्यू मिलेगा, मतलब वर्चुअल, वर्चुअल वैल्यूज, ये जो जिस, या एक तरह से हम स्यूडो बोल सकते हैं, स्यूडो, स्यूडो वैल्यूज मिलेंगे। मतलब अब देखो, आपके हिसाब से बस जा नहीं रही है, बस तो रुकी हुई है, आधा घंटा से आप बैठे हो, बस 40 किलोमीटर चली गई और आप कह रहे हो बस तो रुकी हुई है, ठीक। तो आपके हिसाब से बस नहीं चल रहे हैं, यानी आपको प्रतीत होगा कि बस नहीं चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, बस तो चल रही है। बस का एक्सेलरेशन भी ए है, लेकिन आप कहेंगे वो तो एकदम रुकी हुई है, 0 पे है। तो आप ये गलत बता रहे हैं, ये गलत वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको सही जानने के लिए क्या है कि बस का एक्सेलरेशन कितना होगा या जो भी होगा, तो आपका, आप पे एक, मान लीजिए एक्सेलरेशन आपका, बस का एक्सेलरेशन ये है, तो एक्चुअली आपको जो फील होगा, आपको वो फील होगा कि वो, अब जैसे आप बाहर देखेंगे, जब खिड़की से बाहर देखेंगे, तब आपको सच्चाई पता चलेगा कि बस तो आगे जा रही है, बस आगे जा रही है। उससे ज़्यादा आपको क्या पता चलेगा कि बाहर की चीज़ें जो है वो तो पीछे जा रही हैं, तो उस पर आपको लगेगा कि उन पर एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है, उन पर कैसा एक्सेलरेशन है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जो है, ये स्यूडो एक्सेलरेशन हुआ और उसमें मास मल्टीप्लाई कर दिए तो स्यूडो फोर्स लगा। एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया, फोर्स। बाहर वाला देख रहा है आपका एक्सेलरेशन ये है, तो वो बताएगा कि आप पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ। लेकिन वहीं आप अंदर बैठ के जब देखते हैं तो आप बोलते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स लग रहा है लेकिन पीछे की तरफ, ठीक है। आप रुके हुए हैं, आपको लगता है बस रुकी हुई है, फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। इसका मतलब आपके हिसाब से जो है बल किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ। तो इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ये बोलते हैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब फाल्स, नकली। तो स्यूडो फोर्स हमेशा कैसा होता है, ये अपोजिट होता है, अपोजिट टू एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल जो फोर्स लगेगा ना बेटा, बस एक्चुअली इधर जा रही है एफ फोर्स से, लेकिन स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, एफ। तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा स्यूडो फोर्स का, अपोजिट होगा। और इसी स्यूडो फोर्स की वजह से जब मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है और अचानक से ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती है, तो आप किधर की तरफ झुक जाते हो, पीछे की तरफ, ठीक है। तो झुक गए क्यों, क्योंकि आप पर एक स्यूडो फोर्स लग गया, ठीक है। तो इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम क्या है, ठीक है। कोई बॉडी है उस पर नेट फोर्स अगर 0 कर दिया जाए तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी, इसका मतलब वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी किसी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स अगर 0 है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कही जाएगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल अब बोल रहे हैं कि मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया है, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है और फिर ऐसे लग रहा है, F1, F2, F3, ठीक। एक बॉडी है उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है और बॉडी का मास m है। तो बोल रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ और नेट फोर्स बताओ।
नेट फोर्स बताओ। यार अब किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक ऐसे है, एक ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये देखो ऐसे, ये आएगा फाइनल टू इनिशियल, ये रिजल्टेंट आएगा। और तीसरा फोर्स जो लग रहा है कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, ये देखो, ये लग रहा है ना तीसरा, F3 F1 F2, ठीक, तीनों फोर्स। तो ये है कि अब ये बॉडी जो है नेट फोर्स इस पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा? अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो ये एक तरह से बता रहा है कि दोनों का जो ये क्लोज ट्रायंगल बनाता है। नेट फोर्स क्या बनाता है? क्लोज्ड ट्रायंगल, क्लोज्ड ट्रायंगल। इसका मतलब इन दोनों का जो नेट फोर्स आता ऐसे आता, लेकिन ये इधर की तरफ होता और ये जो है उधर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये F3 के बराबर है। तो कहीं भी किसी बॉडी पर भी अगर क्लोज्ड फोर्स लग रहा है बेटा, क्लोज ट्रायंगल बनाए या क्लोज क्वाड्रेंगल बनाए, जितने भी फोर्सेज हैं, अगर ये क्लोज्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? 0 है। क्योंकि किसी भी दो का रिजल्टेंट जो निकलेगा इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट हो जाएगा। इसमें भी देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो क्लोज ट्रायंगल हो या क्लोज क्वाड्रेंगल हो, अगर क्लोज्ड लूप बनाता है तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। और देखो अब ऐसे है, एक रस्सी है, यहाँ से आप जो है ये है, ठीक है, ये मान लो थीटा है, इधर से आप एक फोर्स लगा के इधर खींचे हो, ठीक, इसका मास m है, इसका मास m है। अब इस रस्सी में कोई पूछे टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, तो क्या करोगे बेटा? टेंशन कैसे निकालोगे? अब इस पर देखो, अब इसका क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इस पर ये फोर्स एक टेंशन, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे इसका तो क्या होगा? टेंशन देखो इधर लग रहा है, ठीक, और mg इधर लग रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये एंगल दिया है, ये क्या है? थीटा, टेंशन। तो अब इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक जो है वर्टिकल, ये क्या हो जाए? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये क्या हो गया? t cos थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? t sin थीटा। अब नेट फोर्स, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो नेट फोर्स, जब भी नेट फोर्स आपको निकालना हो ना तो आप एक्स वाई डायरेक्शन लेकर चलोगे, ठीक है। इधर जितने फोर्स लगेंगे उसको Fx मान लो और इधर जितने फोर्स लगेंगे Fy, मतलब हॉरिजॉन्टल साइड में जितने फोर्स लगेंगे तो Fx इधर कितने हैं? Fx कितने हैं बेटा? देखो Fx, ठीक है, तो Fx में जितने हैं ये हैं, तो Fx वाले जो हैं Fx1 टोटल Fx जो है, जो Fx होंगे नेट, जिसको समेशन बोलते हैं, नेट Fx फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी तरह से नेट Fy क्या होने चाहिए? वो भी 0 होने चाहिए। नेट पूरा अगर जोड़ दें Fx और Fy 0 होने चाहिए। कब? फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम या और रेस्ट। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या रुकी हुई है तो नेट Fx 0 होना चाहिए, नेट ये होना, मतलब t sin थीटा और F x डायरेक्शन में जो है, x एक्सिस पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं? ठीक है। अब देखो इसमें x डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ये है, एक ये है, तो लिख दो टोटल Fx जो है क्या होना चाहिए, मतलब t sin, हाय राम, तो Fx टोटल, अरे यार, Fx टोटल Fx जो है, अब हम क्या करेंगे? टोटल Fx निकालेंगे। Fx टोटल, टोटल मतलब ये समेशन, समेशन मतलब टोटल बताता है। Fx 0 लिखना है तो टोटल X मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या क्या हैं? अब यहाँ पे देखो t sin थीटा प्लस F बराबर 0, यही तो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? अब लेकिन t sin थीटा का डायरेक्शन किधर है? ये इधर है, तो इसको माइनस लोगे और इसको क्या लोगे? प्लस लोगे, ठीक है।
तो माइनस टी साइन थीटा बराबर माइनस एफ होगा। ठीक है, ये हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसका मतलब टी साइन थीटा, टी बराबर क्या हो गया, टी बराबर एफ बाई साइन थीटा, एक ये निकल गया। ठीक है, और दूसरा एफ वाई, इसी तरह एफ वाई अगर निकालोगे, एफ वाई बराबर 0 होना चाहिए, तो वाई में एम जी, इसे माइनस लोगे, नीचे की तरफ है तो माइनस, माइनस एम जी बराबर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब ये प्लस बराबर 0 होता, उधर जाएगा माइनस हो जाए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मतलब ये हो गया कि t इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना फोर्स लगे या इसमें टेंशन पूछे, जो भी पूछे। अब देखो इसमें दो इक्वेशन बन गए, ये हो गया और ये हो गया। अब आप चाहो तो इसमें इससे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, t बाई टी, ये तो हो गया, कट जाएगा, इधर क्या आएगा, इसमें इसको डिवाइड करना है, एम जी बाई कॉस थीटा, ये डिवाइड करेंगे तो इधर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे एफ आ जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू एफ, ये बराबर 1 आ गया। ठीक है बेटा, टेन थीटा इंटू एम जी बाई एफ, तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई एम जी टेन थीटा, सॉरी एफ नीचे है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एम जी टेन थीटा, ये फोर्स निकल गया। ठीक है, फोर्स निकल गया तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन मतलब यहाँ पे रख दो, फोर्स का वैल्यू रख दो, तो ये निकल, मतलब थीटा पूछे चाहे टेंशन पूछे चाहे जो, तो टेंशन थीटा और फोर्स इसमें से दो दिया रहेगा, अगर थीटा दिया है फोर्स दिया है टेंशन पूछ लोगे, थीटा दिया है टेंशन दिया है फोर्स पूछ लोगे। ठीक है, इस तरह से जो है, तो एम जी एम तो दिया ही रहेगा। अब मान लो इसमें कोई बोले कि ये 30 डिग्री है, ये कितना है, या 45, ये 45 डिग्री है, ये 2 kg का मास है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पोजीशन में लाने पर, फोर्स और टेंशन बताओ। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 kg का है तो 2 गुणे 10 गुणे 10 45, 10 45 कितना आ गया, 20 आ गया। 20 अगर फोर्स है तो टेंशन कितना निकाल लोगे, टेंशन बराबर इसमें रखो या इसमें रखो, इसमें रख दो, 20 बटे साइन 45, तो कितना हो गया, 20 गुणे 1/√2, तो ये इंटू √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये टेंशन हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जो भी दिया रहेगा आप उसको निकाल सकते हो, रेस्ट में है तो। ठीक, और सवाल देखो, ये पुली है, इधर से एक मास लटका हुआ है। ठीक है, ये पुली है, फिर वहीं रस्सी इधर आई, ठीक, वहीं रस्सी इधर आई, फिर इधर भी एक पुली है, इधर भी एक पुली है, फिर इधर भी एक पुली है। पुली के बारे में अगर हम किसी भी पुली के बारे में, ठीक है, अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब हम हमेशा उसको क्या मानेंगे, हमेशा उसको क्या मानेंगे, ये पुली हटा देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी एक भार लटका देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये सब रेस्ट में है, ये सब किस में है, रेस्ट में। इसका मान लो W लिखा हुआ है, इसका M है। ठीक है, तो रेस्ट में है तो बताना है रस्सी में टेंशन, फाइंड टेंशन, टेंशन रस्सी में क्या है। ठीक, इसका मान लो M है। अब सोचो इस पे क्या होगा, इस पे अगर ये रस्सी को ये खींच रही होगी ऐसे, तो रस्सी भी इसको खींच रही होगी ऐसे। ठीक है, इसका mg जो है नीचे लग रहा होगा। ठीक है बेटा, तो
तो क्या होगा, अब जो भी होगा तो इसमें मान लो टेंशन जो आया तो ये टेंशन, क्योंकि रस्सी सेम है, रस्सी सेम है, रस्सी सेम है, ठीक है, तो ये मास भी, ये पुली नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये टी है, ये टी है, तो ये मास जो है, ये मास, ये मास जो है, इस पे जो दोनों टेंशन, ये टेंशन और ये टेंशन, दोनों इसको खींच रहे होंगे, ठीक है, ये 2T से, और इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये टी, इधर भी टी, ऐसे और ऐसे, और इसका mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो इसमें जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं, तो किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। अब इसमें यह है कि ये दिया रहेगा, मान लो एक मास दिया है, ये दिया है, ये पूछ दिया, ये कितना है, या दो दिया है, इसमें से कोई तीसरा पूछ दिया, फिर टेंशन पूछ दिया, तो मान लो टेंशन ही हमें निकाल। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम अगर इसका, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, अब देखो ये है तो रेस्ट में है, तो जो जितने ऊपर लगेंगे, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, टी। रस्सी एक है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा, मैंने बताया था, रस्सी ना खिंचती है ना तो रस्सी का कोई मास है, तो जो भी उसका टेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ऊपर टी और नीचे mg, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि mg इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब यहाँ का एक दिया है, मान लो इसका mg दिया है 2 kg दिया है, बाकी सबका नहीं दिया है, इन सब का तुम्हें बताना है मास कितना लटकाना है, कितने kg का, कि ये जो है इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ से आप निकाल लिए mg इज इक्वल टू टी, यहाँ से तो टी यहाँ से क्या निकल गया, 2 गुणे 10, मान लो कितना आ गया 20, ठीक है, 20 आ गया। अब ये टेंशन यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ पे क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पर क्या हो गया 2T, इस पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक चीज़ और ये है कि ये जो आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे बन रहा है, मान लो ये है और ये, ओके। तो यहाँ पे जो ये टी जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इनका इसका कंपोनेंट होगा, इसका टी साइन थीटा और इसका भी टी साइन थीटा, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा 2T साइन थीटा। तो ये एंगल कितना एंगल बना रहा है, मान लो 30 दिया है, 30 डिग्री, तो इस पे जो फोर्स लगा वो क्या हो गया है, इसके लिए फ्री बॉडी बनाओगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T साइन थीटा। एंगल कितना बना रहा है 30, ठीक है, तो ये W कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए, तो 2T इधर से आया है 20 साइन 30, साइन 30 कितना हो गया बेटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 10 दूना 20, तो ये कितना हो गया 20 kg, ये भी कितना हो गया 20 kg, ओके। अब अच्छा इधर वाले जो इधर कंपोनेंट रहेगा टी कॉस थीटा, इधर का भी टी कॉस थीटा, तो ये तो बैलेंस ही कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब यहीं टी इधर आ गया, अब ये टी किसके बराबर हो रहा है, टी किसके बराबर हो रहा है बेटा, इसके, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए आप जो है, तो क्या हो गया टी इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो टी यहाँ पे ये 20, टी कितना हुआ 20, टी कितना हुआ 20, तो 20 रख दिए तो इज इक्वल टू mg, तो वहाँ से m निकल गया, ओके बेटा। तो इस तरह से आप जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हैं। और एक तार है, वायर है, इस पे एक बर्ड आके बैठ गई है इस पे वायर पे, ठीक है, तो वायर ऐसे मुड़ गया, बर्ड आके बैठ गई, तो बर्ड आके बैठ गई तो वायर ऐसे मुड़ गया है, ठीक है, वायर ऐसे मुड़ गया है। तो आपको बताना है कि वायर में टेंशन कितना होगा, इसका मास मान लो m है, तो कितना मुड़ गया है, ये मान लो थीटा दिया हुआ है इस तरह का, ठीक बेटा, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये टी बताना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके एक कंपोनेंट इधर, इसका भी कंपोनेंट इधर, और नीचे mg, ये थीटा है तो ये कॉस थीटा, टी, तो टी साइन थीटा, इसका और इसका भी, तो 2T साइन थीटा mg के बराबर होना चाहिए, तो 2T साइन थीटा इज इक्वल टू mg, एक ये हो गया, और इधर से क्या होगा टी कॉस थीटा, ये टी तो सेम ही है, तो ये दोनों बराबर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है टेंशन आप बता दोगे, मान लो इसका वेट जो है 1 kg है या जो भी है, थीटा एंगल दिया है, तो यहाँ से टी निकाल लोगे, टी इज इक्वल mg/2 साइन थीटा, ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे।
अब ये पुली है, ठीक है, पुली है, फिक्स पुली है। अब इधर से एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये रस्सी को खींच रहा है और ये रस्सी इधर से भी बंधी हुई है। ये बॉक्स है, बॉक्स में आदमी खड़ा है, रस्सी को खींच रहा है और ये जो है सब कुछ जो है क्या है, सब कुछ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम। मास आदमी का इतना है, इसका इतना है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए बताए कि फाइंड टेंशन, टेंशन बताना है किसमें? रस्सी में। तो ये रस्सी को ऐसे खींचेगा, ये रस्सी को ऐसे खींचेगा, रस्सी भी ये पूरे इसको ऐसे खींचेगी, ठीक। तो ये एक तरह से सिस्टम हो गया बेटा। अच्छा, आदमी भी इसको खींच रहा होगा तो ये भी इसको ऐसे खींचेगी ये, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन आपको बताना है, टेंशन बताना है। तो टेंशन के लिए क्या करोगे बेटा? टेंशन के लिए क्या करोगे? ये पूरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। तो ये चीज़ रुका है तो इस पे देखो, इधर आदमी के थ्रू आदमी को भी ये खींच रहा है ऊपर और ये पूरे बॉक्स को। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आदमी और बॉक्स को एक मान लें, एक बॉडी मान लें, तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं ऊपर की तरफ? एक ये वाला टेंशन और एक ये वाला, ठीक है। ये टेंशन, ये टेंशन। नीचे की तरफ जो लग रहा है क्या है? एम आदमी का प्लस एम इसका, ये एम प्लस एम जी, ठीक है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो गया? 2t बराबर क्या हो जाएगा? g इंटू एम प्लस एम। तो t बराबर अगर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा? g m प्लस एम बाई 2। ये टेंशन हो गया। ये क्या हो गया? टेंशन हो गया बेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब इसमें कई बार ये पूछ देता है कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा। ये रिएक्शन फोर्स, अब आदमी इसको खींचेगा तो इसको दबाएगा ना सरफेस को, तो सरफेस को दबाएगा तो सरफेस जो है एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे जैसे सरफेस पे आदमी जो है एम जी, ठीक है, टी से खींचेगा तो आदमी, अब आदमी पर भी जो है ये सरफेस भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो रिएक्शन फोर्स अगर पूछता है यहाँ पे तो क्या करोगे? आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आदमी का, तो क्या हो जाएगा? आदमी पर ऊपर एक लग रहा है, कौन सा फोर्स? ये टी, ठीक है। और सरफेस इस पर एक रिएक्शन लगाएगी, ये आर लगाएगा, ठीक है बेटा। और इस पर अपना जो वेट है वो क्या है? एम जी है, ठीक। तो ये है। अब इसको बैलेंस करना हुआ तो आर हमें निकालना हुआ, यानी कि आर प्लस टी बराबर एम जी होगा, ठीक है। तो टी यहाँ से निकाल चुके हो तो आर बराबर निकालना हुआ तो आर बराबर क्या करोगे? एम जी माइनस टी, समझ गए बेटा? तो ये करोगे एम जी माइनस टी। एम जी माइनस टी, तो एम जी माइनस टी हो जाएगा। तो एम जी आपका दिया हुआ है, इसका एम जी, उसमें से टी की वैल्यू ये रख दोगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन फोर्स, ठीक। तो ये रेस्ट के एग्जांपल हुए। रेस्ट पे कैसे कोई चीज़ है तो वो इक्विलिब्रियम में है तो कैसे मैनेज होती है, कैसे निकालते। तो मोशन जब भी आ जाएगा, मोशन, मोशन मतलब गति। अभी क्या चल रहा था? फोर्सेस कहाँ काम कर रहे थे? जब रेस्ट पे थे यार, बॉडी रेस्ट पे थी या रेस्ट, नेट फोर्स उस पर 0 था। मोशन पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन भी होगा, ठीक है। किसी बॉडी का मास दिया रहेगा, फोर्स रहेगा तो उस पर एक्सेलेरेशन होगा। अब इसमें एक होता है हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन मोशन या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट, या इसको ऐसे कर दें फ्लैट सरफेस, हाँ, हॉरिजेंटल ऑब्लिक वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन। और दूसरा क्या हो सकता है? इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन हो, मतलब मोशन या तो ऐसे हो, मान लो ये बस है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इस पर एक्सेलेरेशन, फोर्स या जो सब दिखाना हुआ, या ऐसे कोई चीज़ जा रही है, कोई बॉडी मान लो यहाँ से फेंक दिए, इस तरह से जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो उस पर फोर्स दिखाना हुआ। दूसरा क्या है? ये इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब इस पर कोई चीज़ रख दिए हो
ये ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही नीचे जा रही है, इस तरह का। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ मोशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह के मोशन पे जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन डिसाइड करते हैं तो वो सब, तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल का मैं बता दूं, जो ऐसे है, कोई बॉडी रखी हुई, ठीक, तो हमको दो ही चीज़ें पता कर, एक फोर्स और एक एक्सेलरेशन, यही दो चीज़ें हमको जानना है। रस्सी कहीं है तो वहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा टेंशन, फोर्स, एक्सेलरेशन और टेंशन, यही तीन चीज़ों के बारे में पूछना रहता है जितनी भी चीज़ें रहती है। अब मान लो m मास है, इस पर एक फोर्स लगा F, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये क्या है, सरफेस क्या है, स्मूथ, एक चीज़ लिखा रहेगा, सरफेस क्या है, स्मूथ, स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब तक सरफेस के बारे में कुछ बोले ना कि वहाँ पे स्मूथ है कि रफ है क्या है, तब तक आप उसको स्मूथ लिख दिया तो भी सही है, लेकिन स्मूथ अगर नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पे कभी ये नहीं लिखा कि ये सरफेस रफ है या उस पर फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, घर्षण जो गुणांक है वो कुछ दिया नहीं है, तो भी आप उसको स्मूथ ही मानेंगे। ठीक है, तो मोशन, ठीक है, इस तरह का। तो उस पर एक्सेलरेशन, अब कोई पूछेगा इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m, क्योंकि इधर जा रही है। इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये सरफेस पे है, इस पर अगर सही से देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नेट फोर्स कितने हैं, इसका mg नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये रिएक्शन भी लगा देगा ऊपर की तरफ r, ये जा किधर रही है, तो r और mg तो बराबर हो गया ना, r बराबर mg, जो Fy था, Fy वो क्या होगा, 0 होगा, r बराबर, तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, जा किधर रही इधर, तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, एक फोर्स है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है किसी बॉडी का, एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स, फोर्स नेट अपॉन मास, जो भी उसका नेट मास होगा। ठीक है, टोटल फोर्स जो नेट होगा वो अपॉन नेट मास। तो हमको ये दिखाना रहेगा, जिसका निकालना है उसका मास कितना है और उस पर नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, मास तो जो भी होगा वो होगा, उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा। ठीक है बेटा, तो अब ये है कि फ्रिक्शन, घर्षण वाला जो पार्ट है वो भी क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो फोर्स का, जब मोशन की हम बात करेंगे तो इसमें फ्रिक्शन भी अगर हम जोड़ देंगे तो वो आपका जो है वो दोनों चीज़ें, एक बार मैं ऐसे बताऊं कि सारा मोशन बिना फ्रिक्शन के, वो बताऊं पूरा एक्सेलरेशन निकाल के, और दोबारा जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन में भी यही सब सारी चीज़ें आएंगे, फ्रिक्शन में भी मोशन यही सब दिखाना है, उसमें स्मूथ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फ्रिक्शन आ जाएगा। तो हम अब ये है कि इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन समझ लेंगे, तो हम फ्रिक्शन भी अगर हम एक बार पढ़ लिए तो ये सब जब मोशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी मोशन या इंक्लाइन प्लेन पे जो भी मोशन हम पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन को भी उसमें हम मिला के, तो एक साथ में मतलब एक बार में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बेटा हम मोशन जो डिटेल में अब पढ़ेंगे उससे पहले आपको फ्रिक्शन के बारे में बता दें, क्योंकि फ्रिक्शन आप जान जाएंगे तो ये मोशन जो है आपका आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो अब हम मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो मोशन करती हुई बॉडी का जो स्टडी करेंगे उससे पहले हम फ्रिक्शन जान लेंगे। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। तो घर्षण, जैसे कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, फ्रिक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन जब आप फ्रिक्शन भी समझ जाएंगे तो फिर मोशन हम पढ़ेंगे, इसमें जो मोशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे सारी चीज़ें उसमें फ्रिक्शन भी जोड़ देंगे, सारी चीज़ें, तो और आसान हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। कोई बॉडी यहाँ पे सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखे। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले आप समझ लो। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को किसी तरफ ले जाएंगे तो जिस चीज़ पे रखी हुई है वो चीज़ उसको उधर ले जाने से रोकेगी। अब मान लो इसको आप घसीट के ले जा रहे हो, या जैसे आप गाड़ी जाते हैं स्टेशन पे, आजकल तो व्हील वाले बैग आ गए हैं, पहले वैसे ही बैग रहते थे, तो हम ऐसे मान लीजिए घसीट के ले जा रहे हैं। अब आप आगे की तरफ घसीट के ले जाएंगे तो आपको मेहनत लगाना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस पे है उस पर आप घसीट रहे हो तो सरफेस उस पर एक फोर्स पीछे की तरफ लगा रही है, एक फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं एफएस, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आप इधर कोई फोर्स लगाओगे, खींचोगे, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है बेटा,
तो उसको बोलते हैं Fs। अच्छा, एक चीज़ और है, जब फ्रिक्शन फोर्स की बात आए, फ्रिक्शन फोर्स अगर Fs कोई पूछे तो इसका फार्मूला हमेशा आप याद रखो, म्यू आर होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू आर। म्यू क्या है? म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और आर क्या है? रिएक्शन फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस, ठीक है, बिटवीन बॉडी एंड सरफेस, बॉडी और सरफेस के बीच जो रिएक्शन फोर्स, ये फार्मूला आप याद रखना, ये फार्मूला सारा फ्रिक्शन यहीं से आता है। अब मान लीजिए अभी ये हम कहें कि इसको क्या कर दिए, इसको हम रख दिए हैं, ठीक है, इसको क्या किए? रख दिए इस बॉडी को। तो एक तो है कि रेस्ट पे, अब जैसे रेस्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फोर्स अपोजिंग रिलेटिव मोशन, फोर्स अपोजिंग रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? वो बल जो रिलेटिव मोशन का मतलब है मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, तो इसको हम इधर खींचें तो ये इस पे इधर लगाएगा, या इसको इधर खींचें तो ये इस पे इधर लगाएगा, या इसको वहीं रहने दें, इसको खींचें, इसको उधर खींचें तो ये जो है इस पर इधर लगाएगा। मतलब चाहे ऊपर वाला खींचे चाहे नीचे वाला खींचे, कोई भी, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मतलब नेट कुछ मूवमेंट होना चाहिए, कुछ रिलेटिव मतलब नेट मूवमेंट होना चाहिए, नेट मोशन, ठीक है। नेट मोशन जो है मतलब हो रहा है दोनों के बीच में, चाहे ऊपर को खिसकाओ चाहे नीचे को खिसकाओ, तो उसकी वजह से जिसको खिसका रहे हो, जिसको आप मूव कर रहे हो, उस पर जो मूव नहीं हो रहा है वो उसके अपोजिट दिशा में फोर्स, इसको मूव कर रहे हो उधर की तरफ, तो इसी पर ये लगाएगा फोर्स इधर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इसको मूव कर रहे हो तो इसी पर ये लगाएगा फोर्स इधर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स लगाता कौन है? जो रुका है। कौन लगाता है? ये लगाता कौन है? जो रेस्ट पे है, ठीक है, जो रेस्ट पे है, रुका है, या जो उल्टी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन। अब मान लो ऐसे कहें कि इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, इस बॉडी को इधर खींच रहे हैं और इसको इधर खींच रहे हैं, तो दोनों के बीच फोर्स तो लगेगा ही। तो ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ठीक है। और वैसे इसको मान लो खींच रहे हैं तो ये इस पर लगाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स रेस्ट पे नहीं, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स जो है दोनों एक दूसरे को लगाएंगे। अब जैसे ये है, ये म्यूचुअल फोर्स है, अपोजिट रिलेटिव मोशन, और कैसा है? म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल मतलब दोनों लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन किधर लगाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट बॉडी, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे। इसको इधर ले जा रहे हो, इसको उधर ले जाओगे, तो ये इसको उधर ले जाना चाहेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और क्योंकि ये उधर जा रहा है तो ये उसको उधर नहीं जाने देना चाहेगा, ये चाहेगा ये मेरे साथ चले, इस पर इधर लगा देगा फोर्स, और ये रुका हुआ है तो ये चाहेगा कि ये भी रुके तो इस पर इधर लगा देगा फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों Fs जो भी लगेगा दोनों पे, ये इस पे लग रहा है Fs और ये इस पे लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन की तरह होते हैं, मतलब एक अगर एक्शन है तो दूसरा उसका रिएक्शन रहेगा। जो चल रहा है तो दूसरे को चलाना चाहेगा, उस पर फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का, और जो रुका हुआ है तो दूसरे को रोकना चाहेगा, उस पर पीछे की तरफ, जो चल रही है उसको पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है। इसमें मतलब खींचातानी वाला हिसाब किताब है। जो रुका है वो चाहता है दूसरा वाला भी रुक जाए तो उसको पीछे लगाएगा, और जो चल रहा है वो चाहता है कि जो रुका है वो भी मेरे साथ चले तो उस पर लगाएगा फोर्स आगे की तरफ। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक होता है रेस्ट पे, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन,
और दूसरा होता है मोशन पे, मोशन के टाइम पे जो लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको म्यू एस बोलते हैं और इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको म्यू के बोलते हैं। तो इनका स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हमें लिखना हुआ एफ एस जो है तो क्या लिखोगे, ये फ्रिक्शन का फार्मूला एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको स्टैटिक फ्रिक्शन अगर बताना हो तो क्या ये म्यू एस हो जाएगा और ये आर रहेगा। इसका अगर काइनेटिक फ्रिक्शन बताना हो तो म्यू के हो जाएगा और ये आर रहेगा। मतलब मोशन में है तो म्यू के वहाँ पे दिया रहेगा, रुका हुआ है तो वहाँ पे म्यू एस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कोई चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए आपका बैग आपके टेबल पे पड़ा हुआ है या लैपटॉप आपके टेबल पे पड़ा हुआ है। उस टाइम पे कोई पूछे कि आपके टेबल और लैपटॉप के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, घर्षण बल कितना है, रखा हुआ है, जस्ट टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, ये लैपटॉप है इस पे रखा हुआ है टेबल पे, ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है। इस पे अब कोई बोले कि फ्रिक्शन फोर्स, मान लो इसका म्यू एस जो है मान लो 0.3 दिया है। म्यू एस मतलब जो कोएफिशिएंट है दोनों के बीच का, अभी मैं म्यू एस म्यू के बारे में हम डिटेल में बताता। अब इस पे बोले ये रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पे, इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन है। ठीक है, ना तो टेबल आपकी खिसक रही है ना तो ये लैपटॉप खिसक रहा है, ऐसे रखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है, अगर नो रिलेटिव मोशन है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। कोई चीज़ जब उसमें रिलेटिव मोशन, मतलब उसमें मोशन होना जरूरी है, या तो कोई आगे जाए या तो कोई पीछे आए, तो कुछ भी होना चाहिए, कुछ खिसकना चाहिए उसमें। अगर वो सब नहीं हो रहा है तो एफ एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ एस क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एफ एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि रेस्ट पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जब तक उसमें कोई मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं आता तब तक वो जीरो रहेगा। अच्छा, कहीं पे अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया है तब तो ठीक है। कहीं मान लीजिए म्यू खाली दे दिया है, म्यू दे दिया है, तो वहाँ आपको म्यू एस या म्यू के जो भी वैल्यू, मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना हो या स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू को ही मान लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो अगर अलग अलग दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसी को मान लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, जो म्यू होता है, म्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया, म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू होता है कोएफिशिएंट, वो हमेशा लेस देन 1 होती है। और इसमें भी म्यू जो एस होता है मोर देन म्यू के। ठीक है, म्यू एस इज मोर देन म्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज़ रुकी हुई है उसको पहली बार खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, और कोई चीज़ चल रही है पहले से, तो उनके बीच सरफेस और जो बॉडी चल रही है उनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। तो ये हमेशा ये याद रखो। अब देखो इस पर मान लो 10 किलो का 10 kg का मास है, इधर आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और इसके बीच का जो म्यू है, म्यू मान लो 0.5 है। ठीक है, 0.5 म्यू है। अब कोई बोल रहा है 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो आप बताओ कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा। 5 न्यूटन लगाए, 10 न्यूटन लगाए, ठीक है, दो अलग अलग फोर्स लगाएं। चलो पहले 5 न्यूटन लगाएं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले मान लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, व्हेन एफ बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन एफ बराबर 5 न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन एफ बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। अब एफ बराबर 0, मतलब एफ बराबर अगर 0 है तो रेस्ट पे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। मैंने बोला था जब तक मोशन नहीं होगा कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एफ बराबर 5 न्यूटन है। अब देखो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो है, ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो हम निकालते हैं, एफ एस जो होता है म्यू एस या म्यू आर जो होता है, ये रिएक्शन जो होगा इसका, ये आर। ठीक है, तो म्यू आर जो होगा ये क्या होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन बल है, मैक्सिमम फ्रिक्शन
फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये लिमिटिंग फोर्स है। लिमिटिंग मतलब ये लिमिट करता है। मतलब पहले तो आप निकाल लो म्यू आर कितना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो एम जी नीचे की तरफ, एम जी, एम कितना है 10 × 10 कितना आ गया 100। तो आर एम जी के बराबर है, आर बराबर एम जी बराबर क्या आ गया 100। तो म्यू आर कितना हो जाएगा 0.5 × 100 कितना हो गया, एक जीरो चला गया 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स कितना ये लगाएगा 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसे लिमिटिंग फोर्स कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स, और वो कितना है 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन का होगा वो 50 न्यूटन होगा। और जितने भी फोर्स इधर लगाओगे, जितने भी फोर्स, तो अगर अप्लाइड फोर्स इफ अप्लाइड फोर्स मतलब जो लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, या इसी को क्या बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। अगर ये अप्लाइड फोर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड फोर्स अगर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है म्यू आर उससे कम है या उसके बराबर है, ठीक है, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स मतलब समझ गए। इस पे अगर टोटल इस पे देखो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। कितना, एफ क्या हो गया 50 न्यूटन। इस पे जो है इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये वाला फ्रिक्शन कितना लगेगा 50। ये क्या हो गया लिमिटिंग मतलब ये इसका लिमिट है, ये लिमिट इसका जब इतना लिमिट जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तो नहीं जाने। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये 50 न्यूटन क्यों लगेगा, जितना लग रहा है ये, जब तक ये फोर्स इससे कम है तो ये जाने तो नहीं देगा, इतना तो कंफर्म है। और खाली कितना फोर्स लगाएगा, भैया मैं इतना मोटा तगड़ा आदमी हूँ, ठीक है, मान लो तुम मुझे खींचना चाहते हो, मेरा लिमिट मान लो है 50 न्यूटन, मतलब ये है 50 न्यूटन फोर्स लगा के अगर कोई मुझे खींचेगा तभी मैं हिल पाऊंगा, नहीं तो हिलूंगा नहीं, मैं रुका रहूँगा अपनी जगह पे। अब मान लो कोई एक पतला सा आदमी आया 5 न्यूटन लगा के खींच रहा है, तो मैं अपनी जगह पे पड़ा हूँ, वो मुझे 5 न्यूटन से ऐसे खींच रहा है, तो मैं भी उसको खींचूंगा, मतलब फ्रिक्शन लगाऊंगा। कितना 5 न्यूटन, वो 5 लगा रहा है तो मैं 50 क्यों लगाऊँ, मैं भी 5 न्यूटन लगा के रोक लूँगा, वो बेचारा उतने में ही पसीने छूट जाएंगे क्योंकि 5 ही न्यूटन। मान लो एक और थोड़ा तगड़ा आया, वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो मैं वो 10 न्यूटन लगा के खींच रहा है, तो मैं क्या 50 न्यूटन लगा के खींचूंगा। मेरा जो फ्रिक्शन है मेरे पर 50 न्यूटन क्यों लगेगा, वो भी 10 न्यूटन लग जाएगा, ऐसा करके बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब कोई और तगड़ा है 40 न्यूटन लगा के खींच रहा है, तब भी हम जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। और कोई आ गया जो 50 न्यूटन लगा के खींच रहा है, तब क्या होगा, 50 न्यूटन लगा के खींच रहा है तो हम अब जा सकते हैं। 50 न्यूटन में क्या है कि हमारे बराबर हो गया, लिमिट जो मेरा लिमिट है, लिमिट को तो हम मतलब जाने वाले होंगे। 50 न्यूटन लगा के खींचा तो हम जाने वाले होंगे, लेकिन 50 न्यूटन से अगर 0.1 भी ज़्यादा हुआ तो खट से हमें खिसकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लिमिट फ्रिक्शन का क्या है 50, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बता दिए। अब ये है कि वो मान लो 60 न्यूटन लगा दिया, 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब क्या होगा, जाना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन अब एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितनी तेज़ी से मैं जाऊँगा, भाग के जाऊँगा कि आराम से जाऊँगा। 100 न्यूटन कोई लगा दिया, तब क्या होगा, तब और कितना एक्सेलरेशन से मुझे जाना पड़ेगा, वो एक्सेलरेशन निकालने का अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए ये फ्रिक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिक्शन वाला अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो पूरे एनएलएम में आप फंस जाओगे। इसलिए फ्रिक्शन वाली चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आप समझिए। जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ फ्रिक्शन के बारे में वो आपको पता होना चाहिए, और इसी से आगे के सारे क्वेश्चंस आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के होंगे। बच्चों, आपका चैनल, प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम, और इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठाइए। आगे के वीडियो जैसे ही आते रहेंगे जो आपके सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।